अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर everybody, welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? Everybody is fine, but मैं थोड़ा सा लेफ्ट आउट महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो कुर्बानी का जानवर खरीदा हुआ है, मुझे लग रहा है कि उसको अंडरमाइन करने का सिलसिला जारी है मेरे दोस्तों की तरफ से। कल जो है वो मीनार पाकिस्तान और मलका कोसार वगैरह दिखा दिए थे, तो उसके बाद इन्होंने कहा, मशवरा दिया कि इसके बाद तो ना ही दिखाना, बड़ा मायूब लगेगा, तो लिहाजा आज हम नहीं दिखाएंगे। पूरा इरादा था कि इसकी गाय जरूर दिखाएंगे, लेकिन अब नहीं दिखाएंगे। इसका कहना है कि पिछले साल भी जब हमने दिखाई थी तो उसको नजर लग गई थी, मतलब किसकी नजर जा रही थी उसकी तरफ, वो इतनी बड़ी चीज नहीं है कि उसकी तरफ आज भी हमारा इरादा था, लेकिन आज हम एक ऐसा बकरा दिखाएंगे जिसका टोटल वजन मेरे बैल से ज्यादा है। तो फिर हमने ये इरादा अपना, हाँ बकरा, हमने ये इरादा रोल बैक करके वापस ले लिया है। हम आज भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो फिर इंस्टेंट कंपैरिजन आ जाता है एक, और वो फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। Why don't you do that thing जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जब कोई तस्वीर दिखानी होती है, जब पूरी नहीं दिखानी होती, तो कोई एक आंख दिखा दी या कोई सर का पार्ट दिखा दिया या समथिंग, तो आप बाय पार्ट्स अपनी जो गाय है ना उसको रिवील कर सकते हैं। नहीं, अब नहीं, हम कोई लेवल ऑफ एक्साइटमेंट क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसा बकरा जरूर दिखाएंगे जिसका वजन है 315 किलो जी। अच्छा जी, और ये सुन के ही मैंने ये इरादा अपना जानवर दिखाने का तक कर दिया। 315 किलो इज द वेट ऑफ द लिविंग बकरा। 314 हमारे मुल्क में। हाँ हाँ, वो फिर आपको पता है ना कि हमेशा ये हमेशा अच्छी बात नहीं होती कि देखें कितना बड़ा बकरा है और ये बड़ा, हो सकता है कोई उसमें डिफेक्ट हो। नहीं, एक्चुअली इन जानवरों की फोर्स्ड फीडिंग की जाती है। अवार्ड विनर बकरा है, वैसे इनकी फोर्स्ड फीडिंग की जाती है। आपको पता है, इनको घंटों बैठ के खिलाया जाता है और बस और फिर जो इन पे फीड करेंगे तो उनकी भी फोर्स फीडिंग हो जाएगी, क्योंकि 315 किलो तो खाने पड़ जाएंगे ना जिनका ये बकरा होगा। एक बात बताऊं, वैसे इतने बड़े जानवर का गोश्त जो है ना वो कोई बहुत लजीज और उम्दा नहीं होता है, टफ हो जाता है। ये तो कहीं सुनी बात है। और बहुत बड़े जानवर, ठीक है आपको शौक है तो आप जरूर करें, लेकिन कोई वो मीट क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट। एग्जैक्टली, तो इफ यू आर लुकिंग फॉर द साइज ऑफ इट एंड इफ यू वांट टू शो ऑफ एंड ऑल, बाय द वे शो ऑफ वाला सीन भी बहुत होता है जो कि हमें कम कर देना चाहिए। अच्छी बात है, एक रिवायती बात भी है, एक आदत भी है कि मोहल्लों में अपना जानवर जो भी होता है वो दिखाया जाता है, और बच्चे खासतौर पे बड़े कीन होते हैं, लेकिन शो मारने की कोई जरूरत नहीं। और वो बड़ा कंपैरिजन, अनफेयर कंपैरिजन एक स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैंने जो है ना बिल्कुल सोचा है कि बिल्कुल चांद रात के भी आखिरी पहर में अपना जानवर लेके आऊंगा जब सारे मोहल्ले वाले सो गए होंगे। इनके रीजंस और हैं, बता दिया अभी हमने पहले। अच्छा, गुजरावाला के बारे में ना एक बात मशहूर है। गुजरावाला के बारे में बात मशहूर ये है कि जब भी आप गुजरावाला में किसी से पूछे ना कि कहाँ से आ रहे हो, तो कहते रोटी खा के आ रहा हूँ। और जब भी वो आपसे गुफ्तगू के दौरान कहे कि अच्छा चल मैं फिर चलना, तो फिर आप उससे पूछें कि कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं मैं रोटी खाने जा रहा हूँ। तो ये मुझे अच्छे लगते, मुझे खाने पीने वाले लोग बहुत पसंद है बाय द वे। सो गुजरावाला, आई एम विद यू ऑन दैट। और जिंदगी में मतलब है क्या, हर चीज़, खुशी की हर चीज़ इज कनेक्टेड विद ईटिंग एंड फूड एंड फीडिंग एज वेल। तो खिलाते भी बहुत हैं बाय द वे, मेहमान नवाज भी बहुत है। सो व्हाट शुड वी टॉक अबाउट फर्स्ट? We should actually talk about. Did you see the बारिशें जो कराची में नहीं है, कराची से बाहर वाले आप लोगों ने हमारे यहाँ बारिश देखी है, अब हमारे यहाँ भी होती है जी। अच्छा, कराची में भी बड़ा स्कैटर्ड बारिश हो रही है, बाज़ इलाकों में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, बिल्कुल हल्की फौर पड़ी है। हमारी तरफ मुसलसल मूसलाधार घंटों बारिश हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पानी जब हम उठे हैं सुबह तो उतरा हुआ था सड़कों से, और कोई ऐसा लेकिन when we came to the office we found out कि हमारे इतने कॉलीग्स हैं जो कि कहते हैं जी एक बूंद नहीं पड़ी, और वो यहीं रहते हैं ना, हम वी ऑल वर्क टुगेदर, किसी और इलाके में शायद रहते हो, सो बड़ी सिलेक्टिव किस्म की मैं कहूंगी कि बारिश हुई है। जैसे कल क्लिफ्टन की तरफ बारिश हो रही थी, तो गुलशन की तरफ भी मेरा रात को जाने का इत्तेफाक हुआ, वहां पे बिल्कुल ही हल्की सी फुहार थी और उसके अलावा कुछ नहीं था। सो ये सारा कुछ था। लेकिन बारिशों की तो हम बात कर रहे हैं, और बारिशों के मौसम में सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है, और इंतखाबी जलसों में हुकूमती रहनुमाओं ने मुखालफीन को गद्दार करार देने की रिवायत माशाल्लाह बिल्कुल बरकरार रखी है। सियासी शख्सियात को गैर अखलाकी अलकाबात से नवाजना भी सियासी जलसों में आम है। गंडापुर साहब के अल्फाज और लहजा बता रहा है कि हुकूमत अपोजिशन की मुखालफत में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये वही भुट्टो है कि जब समझ गया कि अक्सरियत नहीं रह सकता, तो अपनी वज़ीर आज़म की कुर्सी के लिए उधर तुम इधर हम, मुल्क को तोड़ दिया इस गद्दार ने। नवाज शरीफ एक डाकू, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूं। तू नवाज शरीफ डाकू की बेटी है। रानी कहां से बन गई? दादा इसका तो लुहार था। रानी तो हमारे वोटों से बन गई कि नवाज शरीफ जब बादशाह बन गया पैसा कमाकर, तो डाकू नानी है ये डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती।
सियासी जलसों का माहौल थोड़ा सा जारहाना होता है, लेकिन ऐसा भी क्या कि अखलाकियात का जनाजा ही निकाल दिया जाए। सेनेट में अपोजिशन ने अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ एहतजाज किया। सेनेटर अजहर रब्बानी ने वाज़ेह किया कि हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। हम ये बात आज भी कहते हैं कि हमें ना इस्लामाबाद से ना रावलपिंडी से मुहिब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। क्या उसको वो लकब ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया? अगर इसी तरह की गुफ्तगू होनी है तो फिर यहां पे महफूज कोई भी नहीं रहेगा। ये सियासत तबाही की तरफ लेके जाएगी। अच्छा जी, ये हम एक दफ़ा फिर दोहरा रहे हैं कि सियासी गर्मागर्मी में इखलाकी हदूद पामाल करना और इखलाकी पस्ती के नए दरवाजे खोलना किसी के मफाद में नहीं है। ये हम जितना भी कहें ये कम है, लेकिन इट सीम्स लाइक इट कीप्स गेटिंग वर्स। जब एक तरफ से ईंट फेंकी जाएगी तो दूसरी तरफ से पत्थर ही आएगा। और ऐसी सूरत हाल से किसी का कोई भला नहीं होगा। They have been getting wrong history lessons, I guess, throughout their life. नहीं, ये मौके की मुनासबत से बातें होती हैं कि उस वक्त उस जोश में और उस क्राउड के लिए एक चीज़ सूट करिए, बेशक वो गलत हो सही हो, हु केयर्स। इस वक्त सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा है तो लिहाजा हम कह देंगे। और ख़ासतौर पे ये वाली जो तकरीरें होती हैं ना, ये गंडापुर साहब की, इनका कोई सिर पैर नहीं है। ये दे आर फॉर दैट मोमेंट कि इस वक्त इट साउंड्स गुड तो फिर हम कुछ भी कह देंगे। हाँ, और जिस इंसान के बयान या उसकी बात का कोई सर पैर ना हो, उसको आप लीडर मानना चाहते हैं तो ज़रूर मानिए। उसकी बात आप सुनना चाहते हैं, मजमे में डाइस पे खड़े होकर आप उसको ये मकाम देना चाहते हैं तो आप, ये आपकी मर्जी है। एंटरटेनमेंट वैल्यू होती है, दैट इज हाँ, इट। और वो भी जो एंटरटेन हो रहे हैं उनके लिए कोई वैल्यू होगी, वरना बाकियों के लिए तो वो भी नहीं। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब से ज़रा हम तज्जिया लेते हैं सारी सूरत हाल पर। वैसे हम पहली दफ़ा तो बात कर नहीं रहे हैं, ये बयानात तो आते ही रहते हैं। भट्टी साहब, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम में इल्ज़ामात का तबादला तो चल ही रहा है। इसमें वज़ीर साहब हैं गंडापुर साहब, उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है आपकी नज़र में मुनासिब है? वैसे ऑल्दो इट्स नथिंग न्यू फ्रॉम हिम, लेकिन फिर भी हम आपसे ज़रा इस ताज़ा बयान पर कमेंट्स चाहते हैं। बिल्कुल गैर मुनासिब है, अफसोसनाक है और शर्मनाक है। लेकिन मेरी कौम से और सारे उन लोगों से दरख्वास्त है जिनको इस पर कोई हैरानी हो, मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई कि गंडापुर साहब ने ये ज़बान इस्तेमाल की है। जो ज़बान हमारी सियासत में अब हो रही है इस्तेमाल, उसमें तो अब आगे भी इससे आगे बात बढ़ेगी। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि खालिस शहद वाले गंडापुर, नून लीग ने कलभूषण को भगा दिया कहने वाले गंडापुर, मेरी कार मेरा बेटा मेरी ज़मीन वाले गंडापुर, जीबी में मरियम, गिलगित बल्तिस्तान में की इलेक्शन कमीशन कैंपेन में मरियम नवाज़ की सरकारी खर्च से प्लास्टिक सर्जरियां करवाने वाले गंडापुर, और कल परसों भुट्टो को गद्दार, नवाज शरीफ साहब को डाकू और बिलावल को बिल्लो रानी और मरियम नवाज़ को डाकू रानी कहने वाले गंडापुर साहब को इग्नोर करें। देखिए, माना कि पीटीआई में भी एक ख़ास ग्रुप है जिनका काम ही होता है हमले करना। मरियम नवाज़ साहबा का ग्रुप है जिनका काम है जवाबी हमले करना। बिलावल भुट्टो साहब के पास भी एक ग्रुप है जो अपना काम करता है। लिहाजा ये इन तीनों आकाओं को की मर्ज़ी के मुताबिक ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जब तक ये तीनों आका चाहेंगे ये चीज़ें चलती रहेंगी या इससे भी आगे जाएंगी, जब चाहेंगे रुक जाएंगी। यानी सारों ने कोई ना कोई अपने साथ रखा होता है फॉर ऑल दीज वर्ड्स, और ये ऑब्वियसली जवाबी फायर और ये सारी चीज़ें करने के लिए। लेकिन हमने ये भी देखा है भट्टी साहब, हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ के कैंप से अपोजिशन की जानिब ज़्यादा ही जारहाना ज़बान इस्तेमाल हो रही है। तो ये इस चीज़ का इजहार है कि पीटीआई या तो बहुत ही पुरएतमाद है या कुछ और गुस्सा निकाला जा रहा है। मतलब कि आपको क्या लग रहा है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो ये है कि ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं हो रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे आदमी स्पीकर को कह रहे होते हैं कि मैं जूता उतार कर मारूं तुझे। मुसद्दक मलिक साहब जैसे सुलझे हुए आदमी, पढ़े लिखे आदमी बेगैरत कह रहे होते हैं। इमरान खान को किन किन अलकाबात से नवाजा जा रहा होता है। दोनों तरफ से लगा हुआ है, हुकूमत भी लगी हुई है, अपोजिशन भी लगी हुई है, और दोनों तरफ से पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, और ये दोनों तरफ से अब एक्सट्रीम पे जाया जा रहा है। और हुकूमत का क्यों लग रहा है? क्योंकि हुकूमत को पता है कि अपोजिशन तितर बितर हो चुकी है, अपोजिशन में इत्तेहाद नहीं रहा, पीडीएम में वफादियत नहीं रही।
अब हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना अपोजिशन इस का ये ख्याल है कि हुकूमत को गिराएगी, बल्कि सब 2023 के इलेक्शन की तैयारियों में है। तो लिहाजा हुकूमत अब बढ़ चढ़ कर वार कर रही है। यही हुकूमत थी जब PDM अरूज पे था और उनके जलसे हो रहे थे तो ये सहमी हुई थी, लेकिन यही हुकूमत है जब PDM तितर बितर हुई और अपोजिशन तितर बितर हुई तो ये शेर हो गई। मगर ये कहना कि सिर्फ हुकूमत कर रही है या सिर्फ अपोजिशन कर रही है, गलत है, दोनों कर रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, ऐसी बातें जो सियासी मुखालफत से ज़ाती दुश्मनी जैसी लगने लगे हैं, वो अपोजिशन की जानिब से आएँ या हुकूमत की जानिब से आएँ, आपने कहा अभी दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल दोनों कर रहे हैं ये, लेकिन मुनासिब बात तो नहीं है। क्या वक्त नहीं आ गया कि वज़ीर आज़म चूँकि बड़े हैं, सिस्टम के हेड हैं, वज़ीर आज़म खुद भी इन चीज़ों का नोटिस लें और मुखालिफिन के मुँह बंद करने के लिए बयानात के बजाय परफॉर्मेंस वाला फार्मूला प्रमोट करें, और प्रॉबली एक तरफ से बयानात बंद होंगे तो दूसरी तरफ से भी ये जवाबी वार नहीं किए जाएंगे, और जाहिर है कि जिम्मेदारी ज़्यादा हुकूमत पर ही अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है, बिकॉज दे आर एट अ हायर प्लेस। तो ये आपको वाकई लग रहा है कि ऐसा होगा? भट्टी साहब से पूछ लेते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तो खुद जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कहेंगे कि मैं इनको छोड़ दो। वज़ीर-ए-आज़म साहब का तो बयानिया ये है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। उन्होंने अमेरिका में जलसे में कह दिया था कि पहली असम्बली है डीज़ल के बगैर चल रही है। इसके अलावा उन्होंने बिलावल और मरियम नवाज़ को कहा था कि हराम के पैसों पर पले हुए बच्चे। इसके अलावा वो तो इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने असम्बली में बेगैरत कहा था। इसी तरह मरियम नवाज़ साहबा ने क्या क्या ज़बान ने इस्तेमाल की इमरान खान और उनकी पार्टी के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये तीनों चाहेंगे या तीनों की कोई ख्वाहिश होगी कि विड्रा करें इस पोलराइजेशन से, क्योंकि तीनों अपने वोटर और सपोर्टर्स को ऐसी ज़बान सुनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी कौम ऐसी गुफ्तगू सुनना पसंद करती है। कुछ को निकाल कर हम लोग सारे तमाशे देखने वाले लोग हैं। ओए होए, आज उसने ये बात कर दी और शेर लग गए, ओए उसने ये जवाब दे दिया और जियो मेरे शेरा। तो ये जो जियो मेरे शेरा उठ के आ, और तो इस बात ने सियासत को बर्बाद कर दिया। तो ये वोटर्स, सपोर्टर्स और अपने हलकों को गरमाने का जो तरीका है, अब वो नेक्स्ट लेवल में शामिल हो चुका है। Alright, बहुत I don't entirely agree with भट्टी साहब on that, क्योंकि putting the blame या फिर the onus of responsibility, जो भी आप कहना चाहें, on the अवाम के, हमारी अवाम को ये बड़ा सुनने का शौक है। नहीं, अवाम को ये आदत दिलाई गई है। ये पहले, अगर आप बहुत पहले चले जाएं, बड़ी तमीज़ और बड़ी तहजीब के साथ गुफ्तगू होती थी, और जलसे भी अगर हो रहे होते थे या इस तरह बहुत बड़ी गैदरिंग्स, और जहां आप माइक्रोफोन पकड़ के बातें करें तो बड़ा वे करते थे अपने वर्ड्स को कि चॉइस ऑफ वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं, विदाउट यूजिंग ऑल द बैड वर्ड्स, विदाउट यूजिंग ऑल द गालियाँ, ये जो बॉर्डर लाइन गालियाँ होती हैं, आप अपना मैसेज और अपना गुस्सा एंड हाउ यू फील अबाउट द अपोनेंट, वो भी आप आराम से बड़ा अच्छा अक्रॉस कर सकते हैं। ये आवाम को भी आदत डाली गई। अब ये गैर पार्लियामानी लगाना, ये मजाक उड़ाना, ये इस किस्म के वर्ड्स यूज करना, ऑफ कोर्स एक मजमा लगा हुआ है, दे आर गोइंग टू एंजॉय। आप ना दें वो नहीं करेंगे। एक इतना बड़ा ग्रुप बन गया, फॉलोअर्स की एक इतनी बड़ी तादाद बन गई, जिसने अब आंख खोलते ही, होश संभालते ही यही गुफ्तगू सुनी। और कुछ सालों से ही आपको पता है ना, ज़्यादातर ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये गैर पार्लियामानी जुबान पार्लियामान तक लाने की जिम्मेदारी किसी को लेना पड़ेगी। और चलें, जो हो गया है उसको ठीक करने के लिए कोई कोशिश करनी पड़ेगी। मैं तो बिल्कुल मानूंगी नहीं कि कोई भी चीज़ पाकिस्तान की आवाम को उसका रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। ये सारे हमारे लीडरान हैं, और लेट अलोन ये तो इट्स नॉट इवन कि जब आप एक आम आवाम का मजमा इकट्ठा करके आप उनके लिए बोल रहे हो। आप पार्लियामेंट में क्या करते हैं? वहाँ तो बाकी नहीं होते, वहाँ तो आप लोग खुद ही बैठे होते हैं, वहाँ ही कोई खूबसूरत चॉइस ऑफ वर्ड्स कर लें। ये देखिए ना, यहाँ तो आवाम नहीं थे ना, ये तो जलसा नहीं था। एग्जैक्टली, तो इधर क्या तकलीफ हुई थी? एक दूसरे को जूठे डंडे मार रहे हैं, किताबें फेंक रहे हैं। अब गालियां, आपके यहाँ कैमरास बंद होते, आप लोगों ने एक दूसरे के बाल नोचने थे। बड़ी आपस की बात भी नहीं है, बड़ी खुली बात है ये कि यहाँ लिहाज सिर्फ ये हो रहा था कि आपको पता था कि दुनिया देख रही है, और उसमें भी माशाल्लाह इसको मैं लिहाज कह रही हूँ, जहाँ एक दूसरे को डंडे सर फाड़ने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ कैमरे ना होते तो माशाल्लाह यहाँ तो खून बह रहा होता। चलें छोड़े, मेरा ख्याल है। प्लीज डू नॉट से एनीथिंग टू द अवाम। हाँ, तो ये अवाम को ये बातें सुनवाई गई हैं, और एक पूरी जनरेशन है जिनको मैं तो मिलेनियल्स ही कहता हूँ, उन्होंने होश संभालते ही ये तकरीरें और ये नारेबाजी सुनी है। तो ये उनका कसूर नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे प्रॉब्ली आइडियलाइज, क्योंकि वो जिसको आइडियल समझते थे उससे उन्होंने ये सारी बातें सुनी हैं। बहुत जल्दी ये सारे आप लोगों को रिजेक्ट कर देंगे। उनकी तरबियत अगर ख़राब हुई है तो उनकी तरबियत
सियासी तरबियत की हम बात करें, उनकी सियासी तरबियत पे सियासी लीडरान का हाथ है अगर वहाँ कोई गड़बड़ हो गई है तो 100% सॉरी, और आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, वी आर गोइंग टू चेंज पेस बिकॉज आजकल हमने सोचा है कि हम मूड बड़ा अच्छा रखेंगे बिकॉज ईद भी आ रही है और माशाल्लाह देयर इज सो मच टू डू एंड सी। तो कल हमने जी आपको मिलवाया था कराची से मीनार पाकिस्तान और मलका पर्वत से। ये आपको पता है ना, ये 2 अदद बैलें थी, बैल थे। मलका पर्वत इज अ काऊ एंड द अदर वन इज अ बुल। ओके, तो आज अपने नाज़रीन को मिलवाएंगे गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले 314 किलो वजनी शेर दिल बकरे से, जिसने बाय द वे जीता है ये फैसलाबाद में होने वाला 23वां ऑल पाकिस्तान बकरा मेला। और मालिक का दावा है कि दुनिया का सबसे वजनी बकरा है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है उस्मान खलील। थैंक यू उस्मान फॉर रिपोर्टिंग, ओवर टू यू। अजी रुस्तमे पाकिस्तान फखरे गुजरांवाला हैवी वेट चैंपियन शेर दिल अपने शहर गुजरांवाला पहुंच चुका है और यहां पर पहुंचने पर इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। ढोल की थाप पर और फूलों की पत्तियां निछावर करके इसका इस्तकबाल किया गया और लोगों का यहां पर रश लगा है। लोग दूसरे शहरों से भी देखने के लिए आ रहे हैं। ऑल पाकिस्तान हैवी वेट बकरा शेर दिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उसके मालिक से भी बात करते हैं कि वो उसको क्या क्या खिलाते थे और कितने अफराद इसकी खिदमत करते थे। जी फारूक साहब बताइएगा, पिछली बार भी आपके बड़े हैवी वेट बकरे हमने दिखाए थे जियो पर, इस बार जो है आपका बकरा ऑल पाकिस्तान में पहले नंबर पे आया है, तो किस तरह खिदमत करते हैं, तो क्या क्या खिलाते हैं इनको? मेरे बकरे ने ऑल पाकिस्तान फैसलाबाद में मेला जीता है। इसका वजन 314 किलो है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये दुनिया का सबसे वजनी और बड़ा बकरा है। इससे वजनी और बड़ा बकरा कोई नहीं है इस टाइम। और इसकी हम खिदमत दूध, दही, मक्खन और देसी घी, गंदम और चने और मुरब्बा जात और पिस्ता बादाम इसकी खिदमत करते हैं। जैसे पहलवानों की खिदमत की जाती है गुजरांवाला में, इसी तरह इस बकरे के शेर दिल की भी पहलवानों की तरह खिदमत की गई। पहलवान तो है ही हैं गुजरांवाला के मशहूर, आपने बकरा भी मशहूर कर दिया, तो क्या कहते हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी इज्जत दी है और हमारा बकरा जो है वो पहले नंबर पर आया है। हमने बड़ी मेहनत की है। इस बकरे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कुर्बानी इंशाल्लाह हम करेंगे। भाईजान, इसकी आपको 60 से 70 लाख ऑफर भी आई है, आप इसको सेल क्यों नहीं कर रहे, ये बताइएगा। हमने कुर्बानी की नियत की है, कुर्बानी की नियत से संभाला है। अल्लाह की राह में इसको पेश करेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का। हम इसको बेचेंगे नहीं, चाहे हमें कोई कुल जहां भी दे दे, हम इसको नहीं देंगे। और फारूक साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि ये वर्ल्ड हैवी वेट बकरा है, तो इसका कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भी आपने कोई मेल भेजी है या नहीं? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को रिक्वेस्ट की है, हमने ईमेल भेजी है कि इसको कंसीडर करें और उनकी टीमें इंशाल्लाह जल्द विजिट करेंगी और इसको कंसीडर करके अगर ये होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर ऐड करेंगे वो इंशाल्लाह। जैसा कि आपने फारूक इजाज साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि अगर कोई मुझे करोड़ों रुपए भी इस बकरे की ऑफर देगा तो मैं इसको हरगिज़ जो है फ़रोख्त नहीं करूंगा। साथ में आपने देखा कि इस बकरे को मिनरल वाटर साथ मुरब्बा जात और दूध, दही और दीगर जो है अशिया खिलाई जाती थी और इसी वजह से ये पहलवानों के शहर का पहलवान बकरा है। और फारूक इजाज साहब ने गिनीज बुक वालों को भी ईमेल भेजी है कि वो इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करें। जी थैंक यू। ये रिलेशनशिप बिटवीन द ओनर ऑफ द बकरा और बकरा इतनी अच्छी लगी। ही इज सो फॉन्ड ऑफ हिज बकरा और उसने कहा कुछ भी हो जाएगा मैं बकरा किसी को नहीं दूंगा। And you know this is the kind of sacrifice which is the essence of this Eid, that something which is very dear to you. सुन्नत इब्राहिमी ऐसे ही तो नहीं इसको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इसको कुर्बान नहीं करेंगे इस दफा कुर्बान। हाँ बिल्कुल इसको। और जबरदस्त जी, शेर दिल से तो हमने आपको मिलवा दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। वैसे एक क्विकली हम बात करते हैं। हाँ, ये मास्क क्यों नहीं पहना हुआ था किसी ने भी नहीं पहना हुआ था और अब पहन लें क्योंकि मुल्क में ओवरऑल रेशो 5.20 हो गई है और 47 अफराद जो हैं गुज़श्ता 24 घंटों में इंतकाल कर गए हैं। बी कॉशियस एवरीवन। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट कोविड नाउ, क्योंकि बिल्कुल हमें यही लग रहा है कि हम चौथी लहर में, और कहा भी यही जा रहा है कि हम चौथी लहर में एंटर हो चुके हैं। तो कोरोना की चौथी लहर आ चुकी, बात फिर वापस पाबंदियों की तरफ जा रही है। और ये हमें अफसोस इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले, कुछ एक हफ्ता पहले ये बात हो रही थी जी कि इंडोर डाइनिंग भी खुल रही है और सब कुछ, लेकिन हुकूमत सिंध ने तेज़ी से बढ़ते केसेस पर एक बार फिर स्कूल्स, पार्क, सिनेमाज और होटल्स बंद करने का फैसला कर लिया। जनाब, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन
चल रहा है। बलोचिस्तान में भी 31 जुलाई तक नई पाबंदियां आयद की गई हैं। 19 जुलाई से 29 जुलाई तक आज़ाद कश्मीर में भी सयाहों के दाखिले पर पाबंदी होगी। नजर आ रहा है कि ईद के दिनों में किसी न किसी हद तक पाबंदियों का माहौल ही होगा और हर ईद पर ही होता है और जाहिर है बेहतरी है, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के अगर नंबर्स पर नज़र दौड़ाएं तो 47 अफराद जो हम 18-19 रिपोर्ट कर रहे थे कितने दिनों से, वो 47 पे फिगर पहुंच गया इंतकाल करने वालों की तादाद, और जो पॉजिटिविटी रेट है हमारा वो 5.20 पर पहुंच गया जो 2-2.5 पे लर्क कर रहा था। देन इट और नए केसेस भी तो देखे ना 2,500 से ज्यादा होना जी। सो ये सारा कुछ हो गया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए से है डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हम तो अपनी तरफ से कह रहे हैं, जाहिर है कि वी आर वेरी मच इन द फोर्थ वेव, लेकिन जाहिर है कि आप ही हुकूमत की तरफ से तस्दीक कर सकते हैं। जो आपके पास डेटा है उसमें बड़ी कीन नज़र है तमाम लोगों की। क्या बता रहा है हमारा डेटा कि हम क्या ऑलरेडी फोर्थ वेव में मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी कि डेटा बड़ा वाज़ेह तौर पे हमें बता रहा है कि फोर्थ वेव का आगाज़ हमारे सामने है। और जैसे आपने बताया 2,500 से ज़्यादा केस हैं। ये कल और आज में बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है। पॉजिटिविटी की शरह 5% है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं एक ही तरफ को पॉइंट कर रही हैं। ख़ुसूसन आपने देखा कि हमारे बड़े शहरों में कराची की जो पॉजिटिविटी है वो तकरीबन 19% के करीब है, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है कि जो मिनिमम्स डिफ़ाइन करता है NCOC नेशन वाइड, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ बीमारी ज़्यादा हो फिर उसके ऊपर एक्शन भी ज़्यादा होना होता है। तो मैं मुत्तफ़िक हूँ उनके इजाफी डिसीजन से। और इसके अलावा जैसे आपने खुद जिक्र किया, बाकी जगहों में स्मार्ट लॉकडाउन का डेटा हमने जहाँ हॉट स्पॉट्स हैं वो दे दिया है, ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस कर सके। ट्रैवल आगे आ रहा है, जाहिर है ये ईद की छुट्टियां हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पाबंदियां और कुछ शराइत हैं कि आप ट्रैवल करते वक्त आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। AJK ने तो फ़िलहाल वैसे ही कह दिया कि आप नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो ये कहना एक चीज़ है, लेकिन जब तक इनको इन्फोर्स ना किया जाए, इनके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद ना हो, तो फिर बीमारी फिर उतनी देर लगाती है असर वापस आते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसीलिए हो रहा है और ये जो नंबर्स हमारे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम ये सारी पॉजिटिविटी रेट वगैरह बता रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग अप, इज इट बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेरिएंट? न्यू तो अब नहीं कहेंगे, डेल्टा वेरिएंट तो आइडेंटिफाई भी हो चुका है, लेकिन इसी के बारे में कहना है कि ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, और ऑब्वियसली हमारी वैक्सीनेशन होने की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है नहीं। तो इज़ दैट द रीज़न व्हाई आवर नंबर्स आर गोइंग अप? हमारे नंबर्स के ऊपर जाने की दो क्लियर वजूहात हैं। एक तो ये कि वेरिएंट्स जब नए आते हैं तो जो नया वेरिएंट होता है ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन वो इवॉल्व इसलिए करता है कि उसको एक सर्वाइवल एडवांटेज होता है ना, एवोल्यूशनरी टर्म्स में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो सर्वाइवल एडवांटेज से क्या मुराद है कि जब नया वेरिएंट आता है तो उसको फैलाव में ज़्यादा आसानी होती है, उसके अंदर जो ऐसी म्यूटेशंस आई होती हैं कि वो एक से दूसरे शख्स में ज़्यादा तेज़ी से जंप लगाता है। तो जैसे पहले और दूसरे वेरिएंट जो थे वो पहले ओरिजिनल की निस्बत 60-70% ज़्यादा स्प्रेड करते थे, ये फर्दर 50-60-70% तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। तो एक तो ये वजह वाज़ेह है, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ जहन में रखनी है कि वेरिएंट जितना भी तेज़ फैलने वाला हो, अगर एहतियाती तदाबीर बड़े डिसिप्लिन से चल रही हों तो फिर उस पर काबू रहता है। लेकिन अब दुनिया, अवाम, हम पाकिस्तानी, हम सारी दुनिया ही कह लें किसी हद तक तंग भी आ गए। कितनी वेव्स गुजर चुकी हैं, वो फिर थोड़ा बेहतर होती है हालात, फिर वो थोड़ा सा माशरा खुलता है, फिर वेव्स ऊपर जाती। तो इस सूरत हाल में एक तंगी है, एक उकताहट शामिल है, जिसकी वजह से फिर लोग मास्क के इस्तेमाल में और दीगर एहतियाती तदाबीर से थोड़ा इज्तनाब बरतना शुरू हो जाते हैं। उसका दूसरी वजह ये है उसकी। ठीक, डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन पे आ जाते हैं। अब वी पर्सनली नो अ फ्यू पीपल, अब हमारा मकसद ये नहीं है कि हम यहाँ डिस्करेज करें जनाब, दिस इज़ द ओनली हथियार वैक्सीनेशन इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो हम जाहिर है कि अगर बिल्कुल ही निहत्ते खड़े होंगे तो हमें एक हथियार तो अपने पास उठाना है ना, और वैक्सीनेशन हमारा वो हथियार है। लेकिन कहा यह जा रहा है, एंड वी पर्सनली नो अ फ्यू पीपल दुबई वगैरह में भी और यहाँ भी, जिनको वैक्सीनेशन हुई भी थी और फिर भी डेल्टा वेरिएंट ने उन्हें काफ़ी हद तक मुतासर किया है। तो कुछ स्टडीज़ हैं, कुछ डेटा है हमारे पास कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ हमारी जो मौजूदा वैक्सीनेशंस हैं ये मौसर हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो हमें साइनोवैक, साइनोफार्म वगैरह ही लगाई गई है। जी इस वक्त अच्छा 2-3 चीज़ें वाजे कर दूं। एक तो ये कि कोई भी वैक्सीन, ये हम कोविड की नहीं बात करें, कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया तो आपको किसी सूरत इन्फेक्शन नहीं होगी, ऐसे नहीं होता। हर वैक्सीन की एक प्रोटेक्शन एफिकेसी है, 80-90% इस रेंज में होती है। अगर आप 80 या 90% को भी ले लें तो इसका मतलब यह है कि अगर 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी तो 90% ऑफ 1 करोड़ अगर आप निकाल भी दें तो फिर भी लाखों लोग उसमें से
निकल आते हैं। सो ये बड़ा नॉर्मल सी बात है कि आपको, मुझे, सबको, किसी न किसी का पता है जिसको वैक्सीन लगी भी लेकिन इन्फेक्शन फिर भी हुई। ज़्यादा अहम चीज़ जो हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं वो ये है कि इन्फेक्शन हो जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्द को इनफरादी तौर पर जो अहम चीज़ है वो ये कि आपको ज़्यादा सख्त या ख़तरनाक बीमारी ना हो, ठीक है, और उसका चांस घट जाता है। ये भी मैं ये बताऊंगा, वो ज़ीरो कभी भी नहीं होता, कम हो जाता है। अब आ जाते हैं वेरिएंट्स के ऊपर। देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वेरिएंट्स जो हैं मौजूदा तमाम, ये मौजूदा वैक्सीन इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं, यानी ये प्रोटेक्ट करती हैं। शायद थोड़ा बहुत प्रोटेक्टिव एफिकेसी के जो मेजर्स हैं उसमें कोई थोड़ी बहुत तब्दीली हो, लेकिन वो एकेडमिक बहस है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज भी सबसे वाज़ेह और अहम हथियार जो है वो वैक्सीन है। आखिर में आपको एक और बात बता दूं कि हमारी अपना जो वैक्सीन का इस्तेमाल और उसका फेलियर रेट है वो हमारे पास बड़ा क्लियरली मौजूद है और आ चुका है। 1-2 दिन में हम उसको पब्लिश कर देंगे, लेकिन आपको एक उसके बारे में हिंट करा दूं कि वो काफ़ी अच्छा है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली ये भी बता दें, नाउ अगेन ऑब्वियसली ये बड़ी ग्लोबल फिनोमेना है, आपको पता है पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में है, तो हम लोग भी देखते हैं कि बाकी दुनिया किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे कि अब कौन से ब्रांड की वैक्सीन हो, इस पर भी बड़ी बहस हो रही है। किसी पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी पे आप नहीं कर सकते। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड। सो हमने देखे हैं हमारे नेबरिंग मुल्कों में एक ऑप्शन भी दी जा रही है। अगर आप मिडल ईस्ट पे देख लें तो जिन्होंने चाइनीज़ वैक्सीन लगाई हुई हैं उनको ये ऑप्शन दी जा रही है कि आप 2-3 महीने बाद वो टाइम जब खत्म हो जाता है तो आप फाइजर या कोई और वैक्सीन आप लगवा लें। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग दैट एडवांटेज ऑफ दिस ऑप्शन। क्या ये आप सजेस्ट करेंगे कि यहाँ भी जो लोग ये कर सकते हैं, जिनकी रसाई है इन वैक्सीन तक, कि वो आराम से विदाउट एनी खौफ वो 3-4 महीने बाद लगवा सकते हैं? वुड यू सजेस्ट दैट? अच्छा, इसका मैं 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। इसका एक, इस इंफॉर्मेशन का, इस फैसले का करने वाला एक पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्रीज हो गई, हेल्थ मिनिस्टर हो गए, वज़ीर आज़म हो गए, मुल्क के डिसीजन मेकर हो गए। अच्छा, उनके लिए जो चीज़ अहम है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। बल्कि आप ये देखिए कि यूके ने क्या फ़ैसला किया कि उन्होंने कहा वो एस्ट्राजेनेका लगाई हमने, चलो पहले 1-1 डोज सबको लगा दें, यानी उसका फैलाव मैक्सिमम होना चाहिए वैक्सीन का, चाहे अभी 1 ही डोज लगी और फिर उसके बाद कुछ ताख़ीर से दूसरी डोज। सो फ्रॉम अ पब्लिक हेल्थ परस्पेक्टिव ये डबल लॉकिंग जिसको मैं बोलता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादातर पॉपुलेशन तक आप पहुँचें और सबको कम से कम एक वैक्सीन जो है उसकी डोजेज और मुकम्मल डोजेज लग चुकी हों। अब इनफरादी तौर पे अगर कोई अपने आप को डबल लॉकिंग करना चाहता है तो मैं आपको बताऊं वो डबल लॉक ही है। आपने एक अच्छा ताला लगा दिया एक दरवाजे के ऊपर, तो उसके ऊपर एक और ताला आप लगा के, मार्जिनल गेन है एट बेस्ट। सो जिस माहौल में और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ममालिक और लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में जिनको अभी पहली डोज नहीं लगी, तो मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं। अब एक इंडिविजुअल है, वो कोई ऐसी जगह जाता है या उसको एक इजाफी वैक्सीन अवेलेबल है और वो कहता है मैंने लगाना है, तो देखिए मेडिकली तो इसके ऊपर अभी ज्यूरी इज आउट। आपने देखा कि WHO ने भी इसके खिलाफ कॉशन दिया है कल या परसों। ओवरऑल तो हम ये कहेंगे कि एक ही वैक्सीन पर टिके हैं, लेकिन बहरहाल मेडिकली लोग लगवा रहे हैं कुछ दूसरी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो डेटा की अपग्रेडेशन का इशू आ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो सर्टिफिकेट जब निकालने जाते हैं तो वहाँ पे आता है कि आपको तो एक भी डोज नहीं लगी है। मेरे पर्सनली अपने साथ भी ये इशू था और भी बहुत से कॉलीग्स हैं जिनके साथ ये इशू है। तो प्लीज़ इसकी बेहतरी के लिए क्या करें, क्योंकि आगे तो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर पाबंदियों की अगर हम बात करें या लॉकडाउन्स की बात करें, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है ये वेरिएंट डबल परसेंटेज के साथ एक दिन में बढ़ रहा है, तो क्या कोई फैसला किया है या कोई अहम मीटिंग है जिसमें ओवरऑल कंट्री वाइड कुछ फैसलों के बारे में सोचा जाएगा कि जनाब जैसे कि शादियों की गैदरिंग है, डाइनिंग है और बहुत सी चीज़ें हैं, ये फैसले कब तक मुतवक्किल हैं? आपने जिक्र किया डेटा का, वो जाहिर है जहाँ 20 मिलियन डोजेज लग चुकी हों तो अगर 1% भी एरर रेट हो तो वो हज़ारों में आ जाता है। हमें हमारे पास भी चंद हज़ार केस ऐसे हैं जिसमें कोई ना कोई डिस्क्रिपेंट डेटा है, उसको सॉर्ट करने के लिए एक पोर्टल खोल दिया गया ताकि वहाँ से आप अपने डेटा की करेक्शन करवा लें। ज़्यादातर लोगों का मसला वहाँ हल हो जाएगा और अगर कुछ के बावजूद भी रह जाता है तो बहरहाल NCOC हाजिर है इस काम को सॉर्ट करने के लिए। हम चाहते हैं किसी एक शख्स को भी ये तकलीफ ना हो, लेकिन बहरहाल कई दफ़ा डेटा अगर आप ऑडियो पे लेकिन वो एक माइनॉरिटी फिनोमेनन है, ये मैं आपको बताऊं। जी डॉक्टर साहब, वी कैन हियर यू नाउ, बीच में सिग्नल ड्रॉप। उसके अलावा जी अच्छा, और दूसरा सो उसका एक पोर्टल खुल चुका है और उसको हमने सॉर्ट वो हो जाएंगे, सारे केसेस करेक्ट हो जाएंगे। आखिर में आपने बताया कुछ अहम फैसले। देखिए
कोई एक अहम मीटिंग तो छोड़ेंगे तो रोज़ाना NCOC मीट्स एवरी सिंगल डे, कई दफ़ा दिन में 2 दफ़ा, और हम लगातार उसमें आपस में इन टच भी रहते हैं। तो हर रोज़ हम जो मौजूदा द डेटा ऑफ द डे को देखते हैं और फैसला करते हैं कि प्रोजेक्शन क्या आ रही है और उसके मुताबिक प्रीएम्प्टिव एक्शंस हमने क्या लेने। तो ये हर रोज़ चीज़ चल रही है जी, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। और ये आपने देखा होगा कि इस सारे पिछले 1.25 साल में क्या हुआ, यही हुआ है कि हमने रोज़ाना की बेसिस पे अपने एक्शंस को करेक्ट भी किया है, मॉडिफाई भी किया है, कैलिब्रेट भी किया। So Eid would very much be in a sort of a lockdown then. हम इसके लिए तो तैयार हैं। Eid should be very much in a very closed and limited environment. Yes. वो तो एडवाइस हम कर ही रहे हैं। फाइनली डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी बात भी हुई है और अगर आपको पता है तो आप हाँ या ना में बता दें कि डोमेस्टिक ट्रैवल पे भी अब आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोई ऐसी सजेशन फ्रॉम NCOC एज वेल आई है? जी हाँ जी, हमारा ख्याल है कि स्टार्टिंग विद अगस्त के शुरू से हमें सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। जी, 1 अगस्त से बताया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, प्रोसेस ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने हमें दी है, एंड वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक एंड बी राइट बैक। सी यू नुमाया। जनाब, एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, सुन के आप भी सर धुनने पर मजबूर हो जाएंगे। मंजर भी देखिए और ये सुनिए भी। सियाल खान है, दीर से इनका ताल्लुक है और व्लॉगर भी हैं और बहुत ही खूबसूरत रुबाब, ये इसको रुबाब का रुबाब, हाँ जी, बजाते हैं। We can see you in the next hour of Geo Pakistan. हम ज़रा अपने सिंगल नेशनल करिकुलम और इससे जुड़े मामलात से पर बात करेंगे। और क्या ही बात है कि मलाला की तस्वीर एक किताब में हीरोज़ की फहरिस्त में छपती है और उस पर एक मखसूस तबके का एतराज़ सामने आता है और उसके बाद छापे मार मार कर वो किताबें बुक स्टोरों से उठाई जाती हैं और ये कहा जाता है कि ये जो पब्लिशर हैं इन्होंने NOC नहीं लिया था। लेकिन प्लीज़ अब किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? ये NOC वाला मसला अब का नहीं है, NOC वाला मसला बहुत साल पुराना है। मुझे लगता है कि दीज डिसीजन मेकर्स हु डू सच थिंग्स, और अब समझ ही गए होंगे किसके कहने पे कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे होते हैं। ये वाकई चाहते हैं कि मुल्क जो है ना और मुल्क की आवाम इतनी डम हो जाए कि इतने वो स्टूपिड हो जाएं, आई एम सॉरी, कि वो इस किस्म के सवाल भी ना उठाएं कि भाई किसी ने किताब उठा ली। अव्वल तो पहले ही अगर देखा जाए तो हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं वो एक ऑलमोस्ट कॉमिकल चीज़ बनना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अगर आप हमारी किताबें पढ़ें और फिर आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ें तो आपको एक डिफरेंस जो था वो नज़र आ जाता था। एंड ऑफ कोर्स एन इंटेलिजेंट माइंड, आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आप खुद भी डिसाइफर कर सकते हैं। तो वी ऑलरेडी हैड प्रॉब्लम्स विद आवर करिकुलम इन द फर्स्ट प्लेस, और अब माशाल्लाह जो चीज़ें हो रही हैं उससे तो चीज़ें बातें कन्फर्म होती जा रही हैं। हमें ओवरऑल अपने तमाम हिस्ट्री लेसन जरा ओवरऑल करने की ज़रूरत है और हम जिस खित्ते में रहते हैं, जिस रेस से हमारा ताल्लुक है, उसको भी ओन करने की ज़रूरत है। हम बिला वजह दुनिया के किसी और खित्ते में किसी और रेस के साथ अपना लिंक जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। सोशल स्टडीज़ और हमारी हिस्ट्री की किताबें पढ़ के लगता है कि हमारा कोई और प्लेनेट है और बस हम ही वहाँ रहते हैं और हम ही वहाँ के राजे हैं और बाकियों से तो कोई, हमसे तो बेहतर कोई है नहीं। और अच्छा जी, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड और मलाला की तस्वीर वाले मामले पर बहुत वजाहतें आ गई हैं। मलाला की तस्वीर वाली किताबें जब्त करने की वजह बगैर NOC की अशात करार दिया जा रहा है, लेकिन मलाला की तस्वीर जिन किताबों में नहीं है वो अभी भी बिक रही हैं, मुख्तलिफ बुक स्टोर्स पर, स्कूलों में मौजूद हैं और उनके पास भी, उन पब्लिशर्स के पास भी NOC नहीं है। और मलाला की सालगिरह यानी मलाला डे के इर्द गिर्द करना ये बहुत से सवालात उठा रहा है। और उसके बाद और भी बड़ी चीजें हैं, फिर तमाम खवातीन को दुपट्टा उड़ाया जाएगा। न्यूटन को तो दुपट्टा पहना दिया था, न्यूटन को दुपट्टा पहना दिया था, वो 10 साल की बच्ची जो किसी सरे वर्क पर मौजूद थी उसको दुपट्टा पहना दिया था। अब ऐसी तजावीज़ जब सामने आती हैं तो लिटरली मजाक बनता है। इस पर बाज़ लोग हैं जो रोशन ख्याली के साथ इस मामले को देखते हैं और उनका एक अपना नजरिया है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपने वोट बैंक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वो ये नहीं समझते कि आने वाली नस्लों को एजुकेट करना, उनकी ज़हनी तरबियत करना भी उनका काम है। शॉर्ट टर्म गोल्स और माइंड क्या है वो तो बहुत ही छोटा। लेकिन फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं इस हवाले से, जरा ये भी सुन लेते हैं पहले।
मैं तो हैरान हूँ कि वो लोग जिन्होंने ज़िंदगी में एक किताब नहीं पढ़ी वो पंजाब के बच्चों के तालीमी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इससे पहले भी पंजाब में बहुत ही अजीबोगरीब फैसले किए और इस तरह की जो किताबों को बैन करना, फिर इस तरह से ये जो मलाला की किताब की तस्वीर को हटाया गया है, अगेन मैं ये कहूँगा ये एक सियासी जमात का मसला नहीं है, ये एक सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है उसको रिफ्लेक्शन है और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो ये उस शख्सियत पर डिपेंड करता है जो फैसला कर रही है और ये अनफॉर्चुनेट होगा अगर इस तरह के फैसले जो हैं उनको इजाज़त दी गई और वो कॉन्टीन्यूअली इस तरह के फैसले हुए। इससे पाकिस्तान ने जो स्पेस गेन की है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हम वो भी खो देंगे और पाकिस्तान के अंदर माहौल जो है वो और ज़्यादा कंजर्वेटिव होगा। इस बारे में बहुत बात करती रहती हैं डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा ज़रा ये NOC वाला मामला सबसे पहले तो हमें समझाएं क्या है और कितने आप पब्लिशर्स हैं जिनके पास NOC है नहीं है और उनकी किताबें मिल रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम इसी बात से डॉक्टर आयशा बड़े इंप्रेस्ड हैं कि हम इतना स्ट्रिक्टली NOC को फॉलो करते हैं कि कोई किताब छप नहीं सकती जब तक NOC ना मिला हो। तो ऐसा ही है? ये तौजी would you buy it? हमें तो ये नाकाबिल यकीन लग रही है, ज़रा एक्सप्लेनेशन। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब्दुल्ला और हुमा भाई बिल्कुल देखें, एक्ट तो ये बात वो ठीक कर रहे हैं कि उनका एक्ट मौजूद है 2015 से और उनके ऊपर ये उन्होंने लाजमी किया है प्राइवेट और पब्लिक पब्लिशर्स के लिए कि आप अपनी बुक्स के लिए सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल्स के लिए NOC लेंगे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर हमें पता है कि लॉज हर किस्म के हर फील्ड पे बने होते हैं, लेकिन फिर उसके रूल्स ऑफ बिजनेस क्या हैं, वो इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। वो पिछले 5-7 साल से उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। आमतौर पर यही सुनने में आता है कि बुक्स और सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आपके मार्केट में विदाउट NOC अभी तक बिक रहे थे SNC की डिबेट शुरू होने से पहले तक। ये अब SNC की दोबारा डिबेट शुरू हुई है। फिर 2020 पे मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि एक लिटिगेशन भी यहाँ पे पंजाब में हुई थी, तो उसके बाद ये थोड़ी सी स्ट्रिक्ट कर दिया है और कहा है कि अब अगले आने वाले एकेडमिक ईयर जो अगस्त में स्टार्ट होना है उसमें कोई भी बुक NOC के बगैर नहीं आएगी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिर इसका तो मतलब है फिर आप सारी किताबें कॉन्फिस्केट करते हैं जो आपकी मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं, क्योंकि इस वक्त जो प्राइवेट स्कूल्स जो बुक्स पढ़ा रहे हैं उनमें से तो NOC किसी के पास नहीं है, किसी भी मटेरियल की ज़्यादातर के पास नहीं है। और तो फिर मेरे ख्याल में कनेक्शन यही बनता है, लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ PCTB कि ये कितने आराम से बुक्स को बैन कर देते हैं और कितने आराम से बुक्स को कॉन्फिस्केट कर लेते हैं। पिछले साल इन्होंने 2020 में एक इसी तरह से, अच्छा बाय द वे ये SNC की बुक नहीं है, ये एक प्राइमर बुक कहते हैं सोशल स्टडीज़ की, जो 2019 पे ये पब्लिशर की तरफ से जमा करवाई गई थी PCTB को, और इसका SNC से एज सच ताल्लुक नहीं है, तो मैं सिर्फ वो क्लैरिफाई कर दूँ। लेकिन उसके अंदर भी ये हुआ था कि जब NOC उन्होंने मांगी तो वो दी नहीं गई उन्हें NOC, और ये किताबें ये कह के इनको 2020 में मैंने सुना रिटर्न कर दी गई कि जी अब तो SNC की बुक्स आ रही हैं तो आप उसके साथ ये सारी बुक्स इकट्ठे जमा करवाएं। तो ये बिकती रही जैसे औरों की किताबें बिक रही हैं। अच्छा, लेकिन पिछले साल सनराइज कोई पब्लिशर्स हैं और उनकी बुक का नोटिफिकेशन वैसे PCTB की वेबसाइट पर भी पब्लिकली अवेलेबल है अगर कोई वेरीफाई करवाना चाहे। और वो क्यों बैन की गई थी कि किसी साहब ने, अब वो कोई इन्फ्लुएंशियल थे या जो भी थे, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि इसके अंदर वो जो एक्ट के अंदर लैंग्वेज है ना कि कोई रिपग्नेंट मटेरियल नहीं होना चाहिए, इसके अंदर जी बच्चों को काउंटिंग सिखाते हुए पिगलेट्स की तस्वीरें, वो कोई 3-4 बेचारे पिगलेट्स बने हुए हैं, उसके ऊपर फिर कहा यही गया कि रिपग्नेंट मटीरियल एक तो आपने शाया किया, दूसरा आपने NOC नहीं ली, लेकिन वो बुक्स उठा दी गई मार्केट से। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा सवाल हुमा और अब्दुल्ला बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वो ये है कि PCTB किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है। आप एक राइट विंग आइडियोलॉजी, एक छोटी छोटी नीजक रिएक्शन करने वाली एक इंडिविजुअल की कंप्लेंट के ऊपर या किसी सर्टन क्वार्टर ऑफ द कंट्री उसकी कंप्लेंट के ऊपर या उसके प्रेशर करने के ऊपर आप एक छापा मार तंजीम है या आप एक एजुकेशन की प्रोफेशनल बॉडी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये जो आपने बात की ना, एक किताब इसलिए उठा दी गई क्योंकि उसमें पिगलेट्स यानी कि पिग के बच्चों की तस्वीरें थी, काउंटिंग सिखाते हो, हमारी भी किताबों में थी किसी अरसा दराज में। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, इसका मतलब ये है कि हम कोई पिग को बहुत बेहतरीन चीज़ समझने लगे, आप फिर इसका मतलब है दुनिया से तमाम सूअर मार मार के ख़त्म कर दें? क्या हम चाह रहे हैं, क्या अपने बच्चों को सिखा रहे हैं? अब्दुल्ला बात यह है कि पिग्स भी खुदा की क्रिएशन है, इससे तो जानवर है। अच्छा डॉक्टर आयशा, लेकिन हमें इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक एंड हम जरा कुछ, एक होता है ना कि इंसान पीछे क्या क्या हो चुका है उससे कुछ सीखता है फिर आगे जाता है। हमारी ऑलरेडी नोटोरियस है हमारी हिस्ट्री की किताबें, हमारी सोशल स्टडीज़ की किताबें कि किस तरह हिस्ट्री को ट्विस्ट किया गया है। और ऑब्वियसली अब इन द एज ऑफ द इंटरनेट आपको तो रिलाई भी नहीं करना पड़ता अपनी किताबों पर, बिकॉज आपको हिस्ट्री और बड़े सोर्सेज से नज़र आ रही होती है। इंस्टेड कि हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें,
हम ये तो ढिठाई वाली बात होगी कि हम मजीद रिग्रेसिव होते जा रहे हैं और ये ऐसे फैसलों के पीछे एक मखसूस सोच और फिक्र छुपी नज़र आ जाती है। तो ये सिर्फ आपको हमको नज़र आ रही है और किसी को नज़र नहीं आ रही, बिकॉज क्या होना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? इसके अंदर अच्छा हुआ, सबसे पहली एक बात ये भी है कि ये बड़ा फोरबोर्डिंग है। अगर आप ये देखें ना ये वाला एपिसोड, क्योंकि अब लोग 2-3 दिन से मुझे नज़र आ रहा है कि एजुकेशन सर्कल्स में और ख़ासतौर पे जो एसएनसी के ऊपर लोग बात कर रहे थे कि क्या इसका मतलब अब ये है कि रिव्यू का प्रोसेस ये इस तरह का अगर ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाकई जो लोगों का डर था कि जब नया साल शुरू होगा तो प्राइवेट पब्लिशर के पास पूल ऑफ बुक्स कम हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ना तो NOC पंजाब में देने की रफ्तार बहुत स्लो है। 1 अगस्त इज़ अपॉन यू, आपके नया साल शुरू होने वाले हैं। NOC शायद दर्जन मिले हैं इनको, कई बुक्स जमा करवाई गई थी, उनमें से मेरे ख्याल में हार्डली 10-12 NOCs अभी तक मिले हैं। प्लीज तो साथ में ये बता दीजिएगा, वो तो पूल तो कम हो जाएगा, ये मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का क्या काम है हमारी किताबें नजरसानी करने का? वो तो देखिए वो यही कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल एक मेंबर ने एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे 2020 में ये पास करवा दिया था। उसके बाद से इनके अमेंडमेंट हुई है 2015 के एक्ट के अंदर PCTB के, जिसके बाद मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को इनको लगाना पड़ा है एज ए लेयर। 3 इनकी लेयर्स हैं रिव्यूअर्स की, उसके अंदर सेकंड लेयर इनकी उलमा बोर्ड की है, लेकिन उनका परव्यू भी बड़ा लिमिटेड होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज। 74 साल से एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं हम, यहाँ पे 99% मुसलमान आबाद हैं, हमें क्या मसाइल थे ऐसे जो हमें मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को लेके आना पड़ गया अपनी किताबें रिव्यू करने के लिए? ये अब्दुल्ला आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं एक किताब SNC की रिव्यू कर रही थी सोशल स्टडीज़ की, जमात अव्वल ग्रेड 1 की बुक में कर रही थी। आप इमेजिन करें उसके अंदर एक हमारा प्यारा वतन के नाम से एक वो है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि 97% हमारे अंदर मुसलमान है, 3% गैर मुस्लिम है। हमारे पास गैर मुस्लिम बहुत खुशहाली और अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं, ये हमारा माइंड सेट है। वो हुमा बात ठीक कर रही थी कि हम अपने बबल में रहते हैं, हमारा ख्याल है सिर्फ हम एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। 97% आबादी को ख़तरा है इस वक्त 3% से। ये नहीं कि 97% आबादी ये कहे कि यार वी आर द मेजॉरिटी, हमारा ये फ़र्ज़ है एज मुस्लिम्स एंड एज द मेजॉरिटी इन दिस कंट्री कि हम अपने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, हम तो डट के सामने खड़े हो जाएं कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और हम इतने इनसिक्योर हैं कि हम कहते हैं नहीं हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। और ये इनसिक्योरिटी हम अपनी किताबों के थ्रू, अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, अपने करिकुलम के थ्रू ये हम पास ऑन करते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी और जहाँ पे सोशल स्टडीज़ की किताबों में बताते हैं ना कि हिंदुओं ने अपनी सोच की अक्कासी करते हुए धोखा दिया और ये सब कुछ किया और मुख्तलिफ उनके साथ साबके लाके लगाते हैं। तो हमारे अपने कॉलीग्स हैं हिंदू कराची में, आपको पता है कि हमारे दफ्तर में हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई बहन काम करते हैं, वो जब यही किताबें पढ़ते हैं तो वो फिर मुनासिब नहीं लगती उन्हें भी। ऑब्वियसली फिर सोच ही लें कि उनकी वो क्या सोचते होंगे कि भाई हम इतने इनसिक्योर हैं इस मुल्क में, वी आर नॉट वांटेड इस मुल्क में। ऑल्दो ये बिल्कुल बेसलाइन ऑफ है क्योंकि बना ही इसलिए था कि हम उनको भी उतना ही तहफ़्फ़ुज़ देंगे, उतनी सिक्योरिटी फराहम करेंगे, उतनी आज़ादी देंगे जितने बहुत से मुल्कों में मुसलमानों को भी मिलती, बट वी विल मेक श्योर कि वी गिव इट टू द अदर पर्सन। हमने किया कुछ नहीं ऐसा वैसे, और देते भी हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में हम ज़रा यूथ स्किल्स के हवाले से बात करेंगे। बड़ा हिस्सा हमारी आबादी का यूथ है, बेरोज़गारी के मसले से दो चार है, जिसकी अहम वजह मतलूबा सलाहियतें और जदीद हुनर से महरूमी है। और नौजवानों में हुनरमंदी की अहमियत उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में हुनरमंदी की आलमी दिन मनाया जा रहा है और 2014 से दिन मनाने का आगाज़ हुआ। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का किरदार इसमें नुमाया है। पाकिस्तान में और पंजाब हुकूमत के तहत कायम ये इदारा 10 बरसों से खिदमत सर अंजाम दे रहा है और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। ट्रेनिंग अथॉरिटी के सरबरा अली सलमान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। पहले तो आपसे यही जानेंगे कि ये स्किल्स की तरबियत, हुनर सीखना क्यों ज़रूरी है और क्या सिर्फ इन्हीं अफराद के लिए ज़रूरी है जो कि दीगर शोबों में आला तालीम नहीं हासिल कर पाते, तो लिहाजा कि उनके लिए एक डायरेक्शन, एक ऑप्शन बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अगर देखा जाए तो सारे दुनिया के जो डेवलप ममालिक हैं वहाँ स्किल जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय किसी डिग्री से। अगर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं तो वहाँ उनका जो टेवेट सेक्टर है जो टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को रेगुलेट करता है ओवर 70%। जर्मनी चले जाएं तो वहाँ ज़्यादा है ही बेसिकली हुनर पे फोकस। इंग्लैंड चले जाएं तो अप्रेंटिसशिप एक्ट। सो बेसिकली दुनिया के ममालिक जो हैं वो ज़्यादा हुनर की तरफ चले गए, स्किल की तरफ। स्पेशली कोरोना के बाद, कोविड के बाद तो आप देख लें कि डिग्रीज डोंट मैटर दैट मच, इट्स मोर टू डू विद आपके पास स्किल क्या है। प्रॉब्लम रही है वो पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि हमारे
यहाँ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो अथॉरिटीज़ हैं उन पे फोकस नहीं किया गया। जो फोकस था वो ज़्यादा डिग्रीज़ के ऊपर ही किए हैं, जिसकी वजह से इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और लोग जो हैं वो MBAs एंड डिफरेंट जो कॉमर्स की डिग्रीज़ लेके फिर रहे हैं, बट उनको नौकरियां नहीं मिल रही। जो टेबेट सेक्टर के अंदर जो हमारे बेसिकली टेफ्टास जो हैं पूरे पाकिस्तान के और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो जो कोई स्किल लेके बाहर निकलते हैं तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मगर उसका परसेप्शन हमारी आवाम में इतना बेहतर नहीं है, जिसको अब हम करने जा रहे हैं। और हमने टेफ्टा में एक नया विजन और नए इकोसिस्टम के तहत काम शुरू किया है। और अब आप देखें कि हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे स्पेशली ई-लर्निंग डिवीज़न में, उसके अंदर लम्स भी हैं, IBA के भी हैं, इंटरनेशनल कोई स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आ रहे हैं। सो हमने उसकी मार्केटेबिलिटी बेहतर की है, जिसकी वजह से स्किल्स जो है वो बहुत अब एक इम्पोर्टेंस लेता जा रहा है। अच्छा, ये प्लीज़ बताइएगा कि वोकेशनल ट्रेनिंग या कोई हुनर सीखना दुनिया में एक बड़ी अहम चीज़ मानी जाती है और बड़ी कदर है इस तालीम की। पाकिस्तान में वोकेशनल ट्रेनिंग को ऐसा मकाम नहीं मिला, इसकी क्या वजह लगती है आपको? हम बाहर अपने बहन भाइयों से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे कारपेंटर्स या हमारे प्लम्बर्स भी आते हैं तो वो एक अपनी बड़ी बाइज़्ज़त सवारी में आते हैं, बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वहाँ पर इनके रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हैं, कमाते भी ज़्यादा हैं, एक खुशहाल ज़िंदगी भी बसर करते हैं। टेफ्टा इतना मैसिव इनकी आउटरीच है, 403 अदारे हैं टेफ्टा के, जिसमें 90,000 स्टूडेंट होते थे, उनको अब हम 2,20,000 से ऊपर ले गए हैं। एंड पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, इस्लामाबाद, KP के और इस्लामाबाद के अंदर NAFTEC है, ये सारे अदारे वहाँ थे, मगर उनके ऊपर फोकस नहीं था, उनकी क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं था, उनकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन पे फोकस नहीं था। तो जो बच्चे यहाँ से निकलते थे, गरीब का बच्चा सिर्फ टेफ्टा के अंदर आता था, और वो जो बाहर निकलता था तो उसको नौकरी जो है वो इतने शायद उस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, वो खुद जाके कर रहे होते थे। तो अब जिस विजन के तहत हम चल रहे हैं, बिफोर अ स्टूडेंट जो है हमारा वो अपना कोर्स ख़त्म कर रहा होता है, तो उसके लिए हमने पहले ही इंडस्ट्री और बिजनेसेस को लाइन अप किया हुआ होता है कि उसके इंटरव्यूज़ हो। सो जब तक ये इनका फोकस जो है, जो हम अब इस गवर्नमेंट का है कि जब क्वालिटी के ऊपर वो इसके ऊपर पूरे फोकस करके पैसे नहीं लगाएंगे इस सेक्टर के ऊपर, तब तक ये बेहतर नहीं हो सकता। और वो अब इसीलिए बेहतर हो रहा है क्योंकि फोकस गवर्नमेंट का इस तरफ आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अली सलमान, आप हमें बता भी रहे थे कि किस चीज़ की डिमांड है, किसकी नहीं। लेकिन अब्दुल्ला, आपने भी एक बीच में जो पॉइंट रेज़ किया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। वाकई बाकी मुल्कों में अगर आप देखें ना, तो वहाँ मतलब आपका डोमेस्टिक स्टाफ हो या फिर आपके गार्डनर्स हो, लैंडस्केपिंग करते हो, या फिर नर्सिंग स्टाफ हो, ये सारे अपनी तनख्वाहों में बड़ी अच्छी ज़िंदगी, बड़ी अच्छी खुशहाल और गुड एक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ अचीव कर लेते हैं। तो लिहाजा उनको उतना तो दिया जाता है एक जो बेसिक होती है, और अगर ज़्यादा अच्छे स्किल्ड हों तो उससे बेहतर मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये वाला भी तबका जो है ना, ये भी बेचारे बिल्कुल घिसे होते हैं। दे डोंट हैव इनफ, कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, उनको उस तरह रिम्यूनरेशन भी नहीं दी जाती, उनकी सैलरीज भी उस तरह नहीं होती कि वो अपने आप। अच्छा, महंगाई पे तो हम बात करेंगे हुमा, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ट्विटर पे एक ट्वीट आई और किसी ने 2014 वाले इमरान खान साहब की ट्वीट हमसे शेयर की है, और उन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड व्हाई मलाला's book launch was stopped in Peshawar. PTI believes in the freedom of speech, debate, not censorship of ideas. ये तो कुछ साल पहले हुआ था जब उनकी किताब हुई थी, और आपको पता है माइक यूनिवर्सिटी में लॉन्च होनी थी, लेकिन वहाँ नहीं हो सकी थी। उनका कहने का उनका उस वक्त ये थी कि भाई ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद अस, तो लिहाजा वी हैव नथिंग अगेंस्ट मलाला, लेकिन हम उनकी किताब नहीं यहाँ कर सकते। मतलब अगर अब अपना मौक़िफ़ पेश करना है तो खुल के कर भी दो। Stop lying about it. Stop lying about it. We know कि क्या सोच है, बट एनीवे हम ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया था कि अद्वियात की कीमतों में 10वीं बार इजाफा किया गया है, और जब हम चौथी वेव और डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो दोबारा से एंटीबायोटिक की कीमतें बढ़ गई हैं। आप एंटीबायोटिक लिटरली अगर 10 दिन का कोर्स लेने जाए ना तो आप हैरान और परेशान रह जाते हैं जो दुकानदार आपको बिल पकड़ाता है। मतलब थिंग्स लाइक इंसुलिन, जो कि मतलब एक बेसिक चीज़ है, और आधी से ज़्यादा कौम तो डायबिटिक वैसे, उसकी प्राइस बढ़ जाना। और फिर हमारी बाकी और भी चीज़ें हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारी सब्जियों की, फलों की जो सारी होती हैं, और ईद से पहले तो आपको पता ही है, ये हमारे जो त्यौहार होते हैं, हमारी जो ईदें होती हैं, स्पेशली उनसे पहले क्यों बढ़ती हैं? वैसे तो बढ़ी रही होती हैं, हम बड़े अच्छे, मजीद बढ़ जाती हैं, सच्चे और नेक मुसलमान है ना, इसलिए
इसलिए हमारे त्योहारों पे, हमारे जो मजहबी त्योहार हैं उनसे नहीं, लेकिन अल्लाह ना करे क्यों ऐसी बातें करें। इंशाल्लाह जब हमारी करिकुलम आप पढ़ेंगे ना हमारी किताबें, तो उसमें लगेगा कि हमसे बेहतर कोई है नहीं, हमसे तो बेहतर कोई है ही नहीं। और ईदें आती है तो हम मुफ्त कर देते हैं सब। उसमें देखना क्या अलिफ लैला की कहानी क्या होगी। उसमें पूरी दुनिया में शुक्र है कि हम जो नॉन मुस्लिम है ना वो रियायत कर देते हैं, लेकिन हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। आलू, टमाटर, प्याज, अदरक समेत कई सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। हाँ, सब्जियों में भी आपको पता है ना, सब्जी अच्छी हो तो फिर खाना भी अच्छा बनता है, एज इन क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल। आवाम क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। रेट के बारे में ये जो हुकूमत आती है वो बस बातें करती है, लेकिन वादा कोई वफा नहीं कर रहा। रेट ऊपर से ऊपर चलते जा रहे हैं। टमाटर 25-30 था, 80 रुपये किलो हो गया। प्याज 40 था, 50 हो गया। ग्राहक परेशान नहीं है, जो इन्होंने चीज़ें दूसरे बिल महंगे किए, पानी का, बिजली का, गैस का, उनसे परेशान है। सब्जियों से कोई परेशान नहीं है। ये हर चीज़ ही महंगी हो गई है। ये 20,000 सैलरी है, क्या किचन के लिए लेके जाएं और क्या हम अपने बच्चों के लिए, हर सब्ज़ी हमारी पहुंच से दूर है। पहले प्याज के रेट कुछ थे, अब ये 50 रुपये में सब ने फिक्स किया हुआ है। इसी तरह टमाटर का रेट भी इसी तरह से है, इसी तरह सब मसाला जात सब के रेट बढ़ चुके हैं। कोई इंतज़ामिया नहीं, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं है और बहुत महंगाई हुई है। ये तो हमारे साथ ये हमेशा ऐसा होता ही है कि ईद पे कोई भी चीज़ वो महंगी कर देते हैं। ईद की वजह से मंडी से तेज़ है और आगे से भी हम तेज़ बेचते हैं, महंगा बेचते हैं। ये ईद के दिन आए हैं, ज़ाहिर है ये चीज़ें महंगी हो गई हैं, हर घर की ज़रूरत है ये हैं। बड़ी ईद पे ज़्यादा महंगाई हो गई। एक तो बकरे महंगे, गाय महंगी, भैंस महंगी और ऊँट महंगे। इधर से इन्होंने सब्जियां इतनी महंगी कर दी हैं, बंदा खाए तो क्या खाए। एक सब्जी खानी थी, उनकी कीमतों में डबल से ट्रिपल इन्होंने इजाफा किया हुआ है। जी बिल्कुल, ईद से पहले आपको पता रेट और थे सब्जियों के, जैसे ये आलू वगैरह और शिमला मिर्च, इसका रेट पहले और था लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया। ईद आते ही देखा जाए तो जो अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर की कीमतों में इतना इजाफा हो चुका है कि गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। गरीब आदमी को गोश्त तो मिल जाएगा लेकिन उसकी पहुंच में सब्जियां जो अदरक, लहसुन, टमाटर वगैरह हैं वो नहीं है। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। ईद के आते ही आप देखें डे बाय डे इनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। ईद आ रही है तो हर चीज़ महंगी होएगी, सब्जी भी लाजमी बात है। टमाटर पहले 100 में तो जड़ी था, हम 250 में। ये ईद आ गया, सब्जी यार बहुत महंगा है। इमरान खान को कैसे भी ज़रा सस्ता करे। टमाटर भी महंगा है, सब्जी भी महंगा है, आलू भी महंगे है। प्याज, टमाटर, अदरक और ये लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं तो इसकी वजह से ये लोग महंगा करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ईद नज़दीक आती है ना, हर चीज़ का रेट उत्ते कर देते हैं। ईद आने की डेट शुरू हुई है ना सर, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। टमाटर आज ही मैंने ख़रीदा है, 80 रुपये किलो टमाटर है, वो भी 3rd क्लास जो है, वो भी एक क्लास जो है वो नहीं है, उस पर तो 150-200 रुपये किलो है। ईद का हम वो बदकिस्मत मुसलमान हैं कि जब हमारे यहाँ मजहबी त्यौहार होते हैं, रमज़ान मुबारक होता है या ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, तो हर चीज़ दुगनी हो जाती है। गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है इख्तियार, ये तो जो माफियाज बैठे हुए मार्केट्स के अंदर, ये वो लोग रेट बढ़ाते हैं। भाईजान बात ये है कि सब चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, अब गरीब आदमी की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रही। अभी तो मेरे से शॉपिंग तो बहुत दूर की बात, सब्ज़ी अफोर्ड नहीं हो रही है। अब एक टाइम की सब्ज़ी लेने के लिए मैं अभी घर से निकला हूँ तकरीबन 1000 लेके, जिसमें से 10 रुपीज़ बची है, जिसकी अब मैं टाफियाँ लेने लगा। ये हालात आ गए हैं। 400-500 रुपये किलो दे रही है और नींबू एक जगह 100 रुपये, चाहे 150 रुपये। भिंडी का रेट 180 है और बाकी जो करेला है वो भी सारे सब 100 से ऊपर ही चल रही हैं। हर किसी के ईद सब्ज़ी लेता है, पूछता है, बोलता है ईद के पहले महंगा हो गया है। टमाटर तकरीबन अभी 120 से 110 रुपये किलो चल रहा है। तकरीबन किलो के हिसाब से अगर आप देखा जाए, किलो में 50-60 रुपये कम से कम ऊपर हो गए। जो चीज़ पहले किलो के हिसाब से 60-70 रुपये कम थी, अभी 60-70 रुपये महंगी हो गई। ईद से पहले काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अगर हम अरबी ले रहे थे 60 रुपये में, तो आज 80 रुपये में मिली है। पहले टमाटर 40 रुपये किलो था, अब 100 रुपये 80 रुपये किलो है। अदरक है, प्याज है, सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। लौकी, गोभी, भिंडी, तोरई, अरबी, गाजर, आप इनके रेट देखें 20 से 30 रुपीज़ इनके बढ़ गए, इंक्रीज़ हो गए। क्यों हो गए भाई, क्यों हो गए, क्या वजह है? क्या पीछे से सामान कम आ रहा है या बढ़ गए? हुआ क्या है? सिर्फ बकरीद की वजह से। अब तकरीबन 80-100 रुपये का इजाफा हो गया है एक चीज़ के अंदर, क्या खरीदें? हर चीज़ महंगी हो रही है, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं।
भाई टमाटर बहुत महंगे हैं, मैंने कल खरीदे हैं और आपको पता है अम्मी ने पहले ही कह दिया था ज़रा ज़्यादा ले आओ, फिर ईद के दिनों में और महंगे हो जाएंगे और फिर जाने आने का भी मसला होता है कि कौन बार बार लेता रहे। हाँ, फिर लीमू और अदरक का तो आप पूछे ना कि मैंने ऑल अक्रॉस द कंट्री, ये पूरे मुल्क का एक स्नैपशॉट हमने आपको दिया। और साथ साथ मैं दोबारा से इस बात पे जाऊंगी और फिर हमारी किताबें लिखवा लो कि हम कितने परफेक्ट हैं, कितने फेयर हैं और हर चीज़ बड़े अच्छे हिसाब से होती है, खुशहाली है एवरीबडी। क्यों झूठ बोलते हैं हम लोग, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। और ऑन द ग्राउंड वो जो बंदा बेचारा कह रहा था कि मैंने शॉपिंग क्या करनी है, 1000 रुपए का तो मेरा बेसिक चीजें आ गई। रमजान आता है तो हम फ्रूट्स महंगे कर देते हैं, उसके बाद तनख्वाहें हम उतनी देते नहीं है कि एक इज्जत से कोई जिंदगी गुजार सके। वो बेचारा जिसके पास नौकरी होगी वो भी मांगता ही रहेगा पैसे नौकरी के बावजूद, क्योंकि इतने पैसे तो हम देंगे नहीं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरा ख्याल है हम आपको बहुत गुस्सा चढ़ गया, हमारा सिस्टम ऑफ है और हमें झूठी तारीफें नहीं करनी चाहिए। ब्रेक के बाद मिलें। जनाब कुछ अरसा दराज आप लोगों ने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अब खुद सेलिब्रिटी बन चुके हैं। बात यह है कि आपको सेलिब्रिटी होना ज़रूरी नहीं है टू बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। बहुत से ऐसे लोग जो डॉक्टर्स थे, जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स थे, जो डेंटिस्ट थे, जो कुछ भी और प्रोफेशन में थे, जो बिजनेसमैन थे, जो किसी बैंक में काम करते थे, नाउ दे हैव बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और उनका ये काम बड़ा अच्छा चल रहा है। इट इज़ प्रॉब्ली अ साइड बिजनेस, एक इनकम भी है इजाफी जो आपकी ज़िंदगी में सहूलत देती है। इतना अच्छा चल जाता है कि वो आपको मेन बिजनेस बन जाता है। तो मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो एक पोस्ट के बदले में लाखों रुपए कमा रहे हैं और अगर आप एक्चुअली बोनाफाइडी कोई सेलिब्रिटी हो तो आप करोड़ों भी कमा रहे होते हैं। इसी पे हम बात करते हैं डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट उज़ैर हसन हमारे साथ मौजूद हैं। उज़ैर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। उज़ैर, हम ये अपने पाकिस्तान में ज़्यादातर यही देखते हैं कि जो हमारे ड्रामा एक्टर्स वगैरह हैं वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, लेकिन अब एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में भी उन लोगों की आ रही है जिनका एज सच एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या न्यूज़ इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अपने आप को मनवा रहे हैं। तो इनके बारे में भी हमें बताइए और ये भी बताइए साथ साथ कि इंटरनेशनली जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, हाउ मच मनी दे आर मेकिंग थ्रू दिस। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड हुमा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। एंड इसके साथ ही आपने जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे, ऑफ कोर्स काफ़ी इस तरह के प्रोफेशंस हैं जिसमें लोग जो हैं कर कुछ और रहे थे लेकिन दे एंड अप डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल यू हैव गिवन दिस एग्जांपल ऑफ डॉक्टर्स एंड जो इस तरह के कुछ एक्टर्स थे जिन्होंने कभी कभार अब ये भी हो रहा है कि कुछ जो PR पैकेजेस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने जो मेन ड्रामाज हैं या कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ हैं उसको साइड में करके दे आर मोर इंटरेस्टेड डूइंग दीज इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ अ थिंग या PR पैकेजेस। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इसमें जो टाइम है वो आपका बहुत कम लग रहा होता है कंपेयर टू द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। इफ़ यू आर अ डॉक्टर एंड यू आर प्रैक्टिसिंग तो आप अगर उसका टाइम स्पैन देखेंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है। एंड जब आपको कोई ब्रांड अप्रोच करता है एंड इफ़ यू थिंक दैट दिस ब्रांड सूट्स यू तो आप उसके ऊपर काम भी कर रहे होते हैं, आप उसकी बातें मान भी लेते हैं समहाउ। लेकिन इसके साथ साथ जब इंटरनेशनल हम बात करते हैं आर्टिस्ट की एंड इन्फ्लुएंसर्स की, सो अभी रिसेंटली एक 2021 की एक लिस्ट रिलीज़ हुई है जिसके अंदर टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स हैं। एंड आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि जस्ट गिव अ वाइल्ड गेस कि इंटरनेशनली लोग कितने पैसे बना रहे होंगे जस्ट पर पोस्ट। आई एम थिंकिंग कोई ए लिस्ट ग्लोबल स्टार हो तो वो पर पोस्ट जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट होती है तो आई एम थिंकिंग कि वो कोई 1 मिलियन 1.5 मिलियन तो लेते ही होंगे कुछ इस किस्म का। डॉलर्स की मैं बात कर रही हूँ। बात कर रहे हैं हम अपने व्यूअर्स को ये भी बताते चलें कि अभी हम जो अमाउंट कोट कर रहे हैं डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स का, जो टॉप 10 लोग हैं इसके अंदर जो टॉप कर रहे हैं 2021 में वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं जिनकी अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाने की फ़ीस है $1.64 मिलियन। तो अगर आपको अपने किसी ब्रांड की प्रमोशन करानी है या आप चाहते हैं उज़ैर हम रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, वो तो कुछ लगा भी दें तो पैसे और कुछ हटा भी दें तो फिर शेयर्स ड्रॉप हो जाते हैं, भी शेयर्स ड्रॉप हो जाते हैं, उनका तो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है जी। एंड इसके साथ साथ ड्वेन जॉनसन है, द रॉक, बहुत फेमस फ्रेंचाइज करते हैं फास्ट एंड द फ्यूरियस की, उनके चार्जेस हैं थोड़े से कम है 30 लाइक $1.34 मिलियन हैं। एंड देन हम देखते हैं काइली जेनर, कैंडल जेनर, एरियाना ग्रांडे एंड मेसी इस लिस्ट के अंदर हैं। एंड इवन चले उज़ैर ये तो वो लोग हैं जो कि बोनाफाइडी स्टार्स हैं, मतलब दे आर एक्टर्स एंड दे आर सिंगर्स एंड दे आर आर्टिस्ट। तो इन्होंने तो बड़ा काम किया और वहाँ तक के इनकी फॉलोइंग मिलियंस के ऑफ पीपल
की फॉलोइंग हुई और उसके बाद चलो बनता है कि ये एक पोस्ट लगाएंगे तो मिलियंस तो ऑलरेडी देख ही रहेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर नॉट इन द ट्रेडिशनल यू नो सेलिब्रिटी वो बैकग्राउंड इन द सेंस नहीं है कि उनका वो प्रोफेशन नहीं है, वो काम नहीं है, बट नाउ दे हैव लाखों फॉलोअर्स हैं उनके और ये इनका जरिया माश जो कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम वो बन गया है। अच्छा हुमा, आपने बहुत एक ज़बरदस्त बात बोली है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। टेक जाइंट्स लाइक अमेज़ॉन ने अपना एक सेपरेट इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम बाकायदा लॉन्च कर दिया है इन्हीं लोगों के लिए जिनकी जो फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, दो दे आर नॉट सिंगर्स, दो दे आर नॉट एक्टर्स, या वो इतने ज़्यादा फेमस समहाउ मेन मीडिया पे नहीं है, बट दे आर क्वाइट फेमस ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उनकी रील्स, उनकी स्टोरीज एंड उनकी जो पोस्ट हैं वो लोग देख रहे होते हैं। सो इवन फॉर देम अमेज़ॉन ने जो ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया इन विच यू कैन रजिस्टर ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड आप जब उनके प्रोडक्ट्स को अपनी टाइमलाइन और अपनी स्टोरीज के ऊपर शेयर करते हैं, सो यू आर गेटिंग अ फेयर शेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट जो अमेज़ॉन पे सेल हो रहा है। सो यू कैन जस्ट डू द मैथ कि जब आप उनके प्रोडक्ट्स और आप अपना एक जॉनर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आई एम अ टेक फ्रीक या मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा रिव्यू कर सकती हूँ या मैं डाल सकती हूँ सिर्फ अपनी स्टोरी, तो आपको उसकी एक सर्टेन परसेंटेज मिल रही है। सो यू आर एक्चुअली पार्टनरिंग विद वन ऑफ द बेस्ट टेक जाइंट जिसको पूरी दुनिया में लोग फॉलो करें जैसे स्ट्रक्चर को, अमेज़ॉन को, तो वहाँ से। अच्छा उज़ैर, व्हाट इज ये टेलीग्राम भी एक होता था, रेडिट भी है, मतलब स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें तो बड़ी सुनी सुनाई और ये ऑब्वियसली यूज करते हैं लोग। यू आर बेस्ड इन अमेरिका, तो वहाँ पे क्या अभी यही चल रहा है सिलसिला या हमारे यहाँ कुछ ट्रेंड्स मुख्तलिफ हैं? ग्लोबली हमें ट्रेंड्स बताइए ज़रा। अच्छा, ग्लोबली हमने देखा है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ कॉमन है ऑफ कोर्स जो आप हम बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, एंड अब हर जगह स्टोरीज एंड रील्स आती जा रही हैं। रिसेंटली तो यूट्यूब ने भी अपना जो है एक रील काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसकी वजह से जो टिकटॉक है एंड जो इंस्टाग्राम रील्स हैं वो थोड़ा सा आपको शेक करती हुई नजर आएंगे एंड इनके जो शेयर्स हैं उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिला एंड सर्टेनली जो उसके शेयर्स थे वो गिरे भी जब यूट्यूब ने अपनी रील्स लॉन्च की। लेकिन इसके साथ जैसा आपने मेंशन किया रेडिट और टेलीग्राम, ये अभी मैं जो नोटिस कर रहा हूँ ये साउथ एशियन कंट्रीज़ में जो लोग हैं जिनका ताल्लुक सर्टेन बिजनेस कम्युनिटीज़ से है वो इन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा हैं, जबकि रेडिट जो है ऑलरेडी 2005 में लॉन्च हो गया था, फेसबुक से भी पहले का वो लॉन्च हुआ है, लेकिन अब जाके उसको एक हाइप मिलनी शुरू हुई है एंड उसके। अच्छा उज़ैर, बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन टाइम हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस उज़ैर हसन। कहने का मतलब बॉटम लाइन ये है कि अगर बहुत ही कोई डिफरेंट काम हो रहा है ना तो लोग वैसे ही देखेंगे और आप मशहूर होंगे, जैसे उस कुक का हमने बताया था जो अपने गाँव में कुकिंग करता है। सोशल मीडिया, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह।